रिवाइज करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में कौन कौन से रजिस्ट्रेशन आपको बिजनेस स्टार्ट करते वक्त लेने पड़ते हैं और कौन कौन से लाइसेंसेस होते हैं जो एक बिजनेस को ऑब्टेन करने पड़ते हैं। ठीक, टोटल कितने तरह की बात करनी है अपने को? 17 रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस की बात जो है अपन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला है पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। कौन इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कितने नंबर का होता है? 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इसके अंदर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करना है, यूटिलिटी ऑफ पेन। मतलब पैन कार्ड की क्या यूटिलिटी है, मतलब पैन कार्ड कहाँ यूज आता है। तो इसके अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहला यूनिक आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या? हर पेन होल्डर के पास एक अलग नंबर है, मतलब आप अलग से ट्रैक कर सकते हैं पेन नंबर के थ्रू कि ये पर्सन कौन सा है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, हर पेन होल्डर के पास एक यूनिक नंबर होता है। सेकंड, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि पैन कार्ड नंबर के थ्रू आप किसी पर्सन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं। कैसे? उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है, उसने टीडीएस या टीसीएस रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल किया है या नहीं किया है, उसने जो रिफंड था वो रिफंड क्लेम कर लिया या नहीं किया, इनकम टैक्स में जो पेमेंट करना होता है टैक्स का वो पेमेंट कर दिया या नहीं कर दिया। कैसे ट्रैक कर सकते हैं? पैन कार्ड नंबर के थ्रू। तो ये क्या है? एक पैन कार्ड की यूटिलिटी। पैन कार्ड काम आ रहा है ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में। ठीक। थर्ड है डेटा रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब मैंने बताया था कॉल बैक। पैन कार्ड के थ्रू आप डेटा कॉल कर सकते हो। कहां से कॉल कर सकते हो? गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से, या फिर आपने जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। देखो, आज मान लो आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो कोई सा भी डीमैट अकाउंट बिना पैन कार्ड के खुलता है क्या? नहीं। आपको मान लो बैंक में पैसे जमा करना है, एफडी करनी है, तो क्या बैंक अकाउंट बिना पैन कार्ड के खुल जाएगा क्या? नहीं। हमारे हर इन्वेस्टमेंट, हर बोरोविंग, किसी जगह लोन लेने जाओगे तो क्या बिना पैन कार्ड के लोन दे देंगे आपको? नहीं। आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करो, कहीं से भी पैसे बोरो करो, दोनों केस में आपके पास क्या होना चाहिए? पैन कार्ड। तो पैन कार्ड से क्या करते हैं? आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल, आपकी बोरोविंग की डिटेल्स को गवर्नमेंट कॉल करती है, और ये डाटा किसके पास चला जाता है? इनकम टैक्स के पास। तो डेटा रिट्राइवल मतलब क्या है? पैन कार्ड के थ्रू आपका डेटा कॉल किया जाता है इन्वेस्टमेंट और बोरोविंग से रिलेटेड। फोर्थ है आइडेंटिटी प्रूफ। जो आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, वहां पे पैन कार्ड एज अ आइडेंटिटी पर्पस यूज आता है। जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक में 49,000 से ज्यादा पैसे जमा करना है, तो ऐसे में बैंक क्या बोलती है? पहले पैन कार्ड जमा करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही हम आपसे इतने पैसे एक्सेप्ट करेंगे। या फिर आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब घर खरीदना है, मान लो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ये खरीदना है किससे? 10 लाख रुपए से ज्यादा की। तो ऐसे केस में क्या होता है? पैन कार्ड होना मैंडेटरी। 10 लाख लिख दिया, कोई बात नहीं, इसमें आप 1 लाख रुपए का भी करोगे तो भी आजकल पैन कार्ड सभी लोग मांगते हैं। 4 पॉइंट देखे, क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक कौन सा है? पैन। परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है, 10 डिजिट का कोड होता है। 4 यूटिलिटी फंक्शन है पेन के। सबसे पहला यूनिक आइडेंटिटी, सेकंड ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, थर्ड डेटा रिट्राइवल, और फोर्थ आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक। इसके बाद फालतू बातें दी हुई है। पैन कार्ड ऑब्टेन करने की 2 मेथड्स होती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से होता है, और ऑफलाइन कैसे होता है? फॉर्म नंबर 49A। इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक। सेकंड सेकंड है 10। 10 का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ठीक। 10 का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। 10 कौन इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वापस कौन इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको 10 नंबर कब लेना पड़ता है? जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस या फिर टीसीएस डिडक्ट करने की। गवर्नमेंट ने बोला कि आपको टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करना है, तो ऐसे केस में बोलो। कोई बात नहीं, तुमको पढ़ने में आ रहा है ना? 10 नंबर कौन इश्यू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
अगर आपके ऊपर टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ऐसे केस में आपको 10 नंबर लेना मैंडेटरी है। मान लो गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि अब से आपको पेमेंट करने से पहले टीडीएस काटना है, तो टीडीएस कैसे काटोगे? जब 10 नंबर होगा तब। ठीक, तो हु मस्ट अप्लाई फॉर 10? जिसको टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करना है या कलेक्ट करना है। या फिर ये दो केस और दिए हैं, अगर आप रेंट का पेमेंट भी करते हैं तो 194 IB और 194 M, ये दो पेमेंट और है, ज्यादा ध्यान देना नहीं है। पेपर नंबर 7 जब टैक्सेशन पढ़ेंगे ग्रुप 2 में तो वहां पे आएगा। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? 10 में 10 का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है ये ध्यान रखना है, और किसको लेना पड़ता है? जिसको टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, करवाना नहीं। टीडीएस डिडक्ट जिसको करवाना है वो नहीं, जिसको डिडक्ट करना है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है 10 नंबर लेने की। ठीक, वापस एप्लीकेशन करने की दो मेथड, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से, ऑफलाइन में एक फॉर्म जाता है, फॉर्म नंबर 49B। ठीक, थर्ड आया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में, पूरी उम्मीद करिए आप कि इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस चैप्टर में से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, कौन से एक्ट से गवर्न होता है? CGST एक्ट 2017। कितने तरह के जीएसटी होते हैं? 4, CGST, SGST, IGST और UTGST। C सेंट्रल, S स्टेट, UT मतलब यूनियन टेरिटरी और I मतलब इंटीग्रेटेड। ठीक, 4 तरह के टैक्स होते हैं। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना सभी को मैंडेटरी है क्या? नहीं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना सभी को मैंडेटरी नहीं है। कि कुछ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड अगर क्रॉस होती है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। थ्रेशोल्ड किस चीज की है? क्राइटेरिया क्या है? ना, क्या देखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग हो या टर्नओवर, ये नहीं भूलना है। मतलब हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि असेट की बात कर रहे हैं, टर्नओवर की बात कर रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं। सिंपल याद रखना है किसकी बात कर रहे हैं? टर्नओवर की। अगर आपका टर्नओवर मैन्युफैक्चरिंग के केस में 40 लाख से ज्यादा होता है तो ऐसे केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। पर वहीं बात करें अगर सर्विसेज की, तो टर्नओवर कितना है? 20 लाख रुपीज और मोर। अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा आपका टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। वहीं बात अगर कर लें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की, तो लिमिट कैसी हो जाती है? हाफ लिमिट हो जाती है, हाफ। मैन्युफैक्चरिंग के केस में कितनी हो जाएगी? 20 लाख और मोर, और सर्विसेज के केस में 10 लाख और मोर। ठीक, ये थ्रेशोल्ड दी हुई है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा रजिस्ट्रेशन का तो वो पक्का स्पेशल कैटेगरी स्टेट डाल के ही आएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट पक्की बात है वो पूछेंगे, जैसे कि वीकली टेस्ट में पूछा था। ठीक, वहां पे आपको ये नहीं लिखना है कि 7 सिस्टर्स जो हैं उनके लिए लिमिट हाफ है या उनके लिए लिमिट 20 या 10 है। 7 सिस्टर नहीं लिखना है, इन पूरों का नाम लिखना है। तो ये नाम सभी को याद रखना है। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये शायद मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 स्टेट्स हैं। इन 10 स्टेट्स के नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आएगा तो पक्की बात है कि इन 10 में से किसी एक स्टेट को वो अंदर लेके आएंगे। आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, फिर भी हमें नाम पूरे 10 का लिखना पड़ेगा कि इन 10 स्टेट्स के केस में लिमिट कैसी हो जाती है? हाफ। ठीक, ध्यान रखना है। वापस से, क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सभी के लिए है क्या? नहीं, सभी के लिए नहीं है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने के बाद क्राइटेरिया क्या है? टर्नओवर। टर्नओवर, तो टर्नओवर कितना होगा? मैन्युफैक्चरिंग के केस में 20 लाख और 40 लाख और मोर, सर्विसेज के केस में 20 लाख और मोर। ठीक, वही बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेट की, तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग के केस में 20 लाख और सर्विसेज के केस में 10 लाख। ठीक, फिर अपन ने बात करी थी, एक सेक्शन आता है जो बोलता है कि मुझे टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है। आपका टर्नओवर कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन नंबर 24,
सेक्शन नंबर 24 सीजीएसटी एक्ट 2017 का बात करता है अबाउट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस हैं लगभग 7 जिसके अंदर कंपलसरीली आपको रजिस्ट्रेशन लेना कैसा है, मैंडेटरी है। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 केसेस से। पहला, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंटर स्टेट का मतलब आउटसाइड स्टेट, मतलब एमपी से सेल कर रहे हैं राजस्थान में या महाराष्ट्र में, तो हम क्या बोलेंगे कि कैसी है, इंटर स्टेट। और इंटर स्टेट के केस में क्या होता है, इंटर स्टेट के केस में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, भले ही आपका टर्नओवर सिर्फ 5 लाख रुपए हो, सिर्फ 5 लाख, भले ही सिर्फ 1 लाख हो, तो भी रजिस्ट्रेशन कैसा हो जाएगा, मैंडेटरी। सेकंड नंबर का केस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीटीपी। सीटीपी को कैसा रजिस्ट्रेशन लेना, मैंडेटरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। टर्नओवर कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे मेला, जैसे फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं कहीं पे, जैसे गवर्नमेंट जो फेयर्स ऑर्गेनाइज करती है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, तो वहां पे जब आप जाते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसे में फिर हम आपका टर्नओवर नहीं देखेंगे कि सिर्फ 5 लाख का ही टर्नओवर है। अगर आप कोई फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, इट इज कंपल्सरी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। ठीक, वैसे ही मेला अगर कोई नॉन रेसिडेंट वाला आके लगा रहा है इंडिया में तो उसको क्या बोलते हैं, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। और एनआरटीपी को भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो अपन ने 3 बात कर ली, पहला इंटर स्टेट सप्लाई, सेकंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, थर्ड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, फोर्थ बताओ, पर्सन रिक्वायरिंग टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51। यही लिखा हुआ है, मतलब 51 बात करता है एक्चुअली में टीडीएस की, कि अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, अभी हमने 10 नंबर में भी पढ़ा था ना कि अगर टीडीएस डिडक्ट करना है तो 10 नंबर लेना मैंडेटरी है। अब ऐसे ही अगर जीएसटी गवर्नमेंट बोल रही है, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको टीडीएस डिडक्ट करना है जीएसटी के अंदर, तो टीडीएस तो तभी डिडक्ट कर पाओगे ना जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन लेना कैसा हो गया, मैंडेटरी। 4 केसेस अपन ने बात कर ली। फिफ्थ, पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 2 तरह के चार्ज होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। ज्यादा अंदर नहीं जाना है हमें इसके अंदर, हमें क्या ध्यान रखना है बस कि अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्सेबल हैं तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। फिर एक और ऐसा ही फालतू सा केस और भी है, आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप एक आईएसडी हैं, हमने इसको ज्यादा ध्यान से क्लास में भी समझा नहीं था, पेपर नंबर 7 के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक, और लास्ट हमने एक और केस पढ़ा था, ई कॉमर्स सप्लायर। अब अगर आप सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ये वाला पॉइंट वापस बोलता हूं, ई कॉमर्स वाला, आप ई कॉमर्स थ्रू के सप्लाई कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, मतलब मान लो मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं जो मैं अमेजन के थ्रू बेचता हूं अगर, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहां अमेजन की बात नहीं कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप गुड्स बेच रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। ठीक, ये केसेस की बात कर ली अपन ने। इसमें कौन सा केस मैंने नहीं लिखा, एक इंटरस्टेट, सीटीपी, एनआरटीपी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक, एक बात और सुन लो, ये क्वेश्चन जब वीकली टेस्ट में बच्चों को दिया था अभी चैप्टर नंबर 12 13 के टेस्ट में, तो क्वेश्चन आइडेंटिफाई सही से किया, प्रॉपर 7 पॉइंट भी लगभग सभी बच्चों ने लिखे, पर लिखा सिर्फ इतना इतना सा है। ये मेरी भी गलती है थोड़ी सी कि मैंने आपको सिर्फ इतना से लिख के दिया, पर मैंने टेस्ट पेपर में लिख के दिया है कि आपको इसको एक एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि ये पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, इतना लिख दो भले ही, पर एक सेंटेंस बनाना है। सिर्फ ये 3 वर्ड से हमारा काम नहीं चलेगा।
पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सिर्फ इतना से लिख दो, हमारा काम चल जाएगा। पर सिर्फ ये नहीं लिखना है, छोटा सा एक सेंटेंस बना के हमको आना है वहां पे, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। फिर हमने बात करी थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट ए और पार्ट बी दो तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। पार्ट ए जब आप भरते हैं तो पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स डालनी है, एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर TRN 15 दिन के लिए जनरेट होता है, उन 15 दिन में आपको पार्ट बी सबमिट करना है। पार्ट बी जब पूरी तरीके से सही होगा तो ऐसे केस में आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, बिल्कुल इररिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान इस क्वेश्चन पे देना है कि जब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बुक में मत ढूंढिए क्योंकि बुक में नहीं है, मैंने आपको बताया था कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है। फिर से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, हमने पहले भी बात करी है कि हमारी एग्जाम में आप मान के चलिए कम से कम एक क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, हर बार होता है, हर प्रोफेशनल एग्जाम में ऐसा होता ही है, तो यहां भी हो सकता है। क्या क्वेश्चन था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। क्या बोला इन्होंने, सबसे पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या, आपका बिजनेस है उसका प्रूफ, जैसे कंपनी होगी तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, एलएलपी के केस में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, पार्टनरशिप के केस में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, इंडिविजुअल के केस में हो सकता है गुमास्ता हो, एमएसएमई हो, कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आप बिजनेस करते हैं, ठीक। सेकंड, एंटिटी का पैन नंबर, ये सभी केसेस में होगा एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का अलग पैन नहीं होता है, उसके अलावा बाकी सारे केसेस में एक परमानेंट अकाउंट नंबर एंटिटी के पास होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। थर्ड, कंसेंट बाय डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी खुद से अपने डिसीजन ले सकती है क्या, नहीं। कंपनी के बेसिस पे डिसीजन कौन लेता है, डायरेक्टर्स। एलएलपी के कौन लेता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो एलएलपी या कंपनी अपने ऑथोराइज्ड पर्सन ऑथोराइज कर रही है डायरेक्टर को या फिर पार्टनर को कि आप हमारे बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन ले लो। कैसे ऑथोराइज करती है, एक सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसके ऊपर कंपनी की सील लगाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, कंसेंट बाय डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, या इसको ऐसा भी डिक्लेरेशन टू ऑथोराइज सिग्नेटरी। दोनों में कोई समस्या नहीं है, दोनों लगभग लगभग सेम डॉक्यूमेंट है, ठीक। फिफ्थ में क्या बोला, बैंक डिटेल्स देनी है एंटिटी की, जिस एंटिटी का आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस एंटिटी की बैंक डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। फिर फोटो पार्टनर्स और डायरेक्टर के, और लास्ट में पैन कार्ड पार्टनर और डायरेक्टर के। बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, लास्ट के तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये डॉक्यूमेंट्स का आपको ध्यान रखना है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है, पैन नंबर देना है, सभी डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर की कंसेंट देनी है, डिक्लेरेशन देना है ऑथोराइज सिग्नेटरी का, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, फोटो ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर, और लास्ट में पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर, ठीक। इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने बात करी थी कि जीएसटी के अंदर एक और स्कीम है जिसका नाम क्या है, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में हमने बात करी थी कि 3 वर्ड हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। कौन सा, पहला ऑल्टरनेट टैक्सेशन मेथड अंडर जीएसटी, ठीक। सेकंड, वॉलेंट्री मेथड मतलब ऑप्शनल मेथड है, और थर्ड, इट इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। 3 बात वापस रिपीट कर रहा हूं, कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन आए तो क्या क्या लिखनी है, पहली तो ये कि इट इज एन ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन मेथड अंडर जीएसटी, सेकंड इट इज वॉलेंट्री मतलब ऑप्शनल, और थर्ड इट इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, ठीक। लिखा है, सब लिखा है बुक के अंदर। कंपोजिशन स्कीम का मैंने क्या बोला, वॉलेंट्री है या ऑप्शनल है, पर कौन ऑप्ट कर सकता है इसको, कौन ऑप्ट कर सकता है इसको, एक मिनट। हाँ, तो कंपोजिशन स्कीम ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन मेथड वॉलेंट्री है और स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए कौन कंपोजिशन ऑप्ट इन कर सकता है, जिनका टर्नओवर कितना हो 1.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग के केस में, और सर्विसेज के केस में 75 लाख। नहीं, यहां पे टर्नओवर 1.5 करोड़ ही है,
सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेट के केस में कितना हो जाएगा 75 लाख रुपीज। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट वही 10 स्टेट्स हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ी थी। ठीक, यहाँ पे 3 तरह के टैक्स रेट होते हैं जो अप्लीकेबल होते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग के केस में कितना हो जाता है 1%, 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी। रेस्टोरेंट के केस में 5%, 2.5 प्लस 2.5, और अदर सर्विस प्रोवाइडर के केस में 6%, 3% प्लस 3%। ठीक, इसको भी ध्यान रखना। फिर हमने बात करी थी कि कौन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क किया है, पर यहां डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये साथ के साथ वही पॉइंट्स हैं जो हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में पढ़े थे सेक्शन नंबर 24 में। इंटरस्टेट सप्लाई की बात कर ली, ई कॉमर्स बात कर ली, सीटीपी, एनआरटीपी, आईएसडी और टीडीएस। इन्होंने किसकी बात नहीं करी, आरसीएम की नहीं बात करी एक तो, और इन्होंने एक नया ले आया कि अगर टैक्सेबल गुड्स नहीं है तो ऐसे केस में फिर आप कंपोजिशन ऑप्ट इन नहीं कर सकते। जब गुड्स टैक्सेबल ही नहीं है तो फिर क्या नॉर्मल स्कीम और क्या कंपोजिशन स्कीम, दोनों ही केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन फिर लेना ही नहीं है। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये सबसे बड़ा रजिस्ट्रेशन था हमारा इस चैप्टर का, कंप्लीट हो गया, डन। कितने रजिस्ट्रेशन पढ़ लिए? 3, पेन, 10 और जीएसटी। फोर्थ आया शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसको ऐसे ध्यान रखना, एवरी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। जितने भी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट है सभी को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक, फिर उन्होंने बात करी शॉप्स मतलब क्या और एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या। तो उन्होंने बोला शॉप का मतलब ऐसी जगह जहां से गुड्स बेचे जाते हैं, होलसेल हो या रिटेल, या ऐसी जगह जहां से सर्विसेज रेंडर की जाती है। ठीक, फिर बोला एस्टेब्लिशमेंट, बोला बाकी सारी जगह कहां कवर कर दी जो शॉप्स में नहीं हो पाई, एस्टेब्लिशमेंट में। एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ एक बात को छोड़ा है, कौन सा? फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री कहां गवर्न होती है? फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक, वापस से रिकैप करता हूं, कौन सा रजिस्ट्रेशन है? शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक, एवरी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, हर शॉप और एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना इस एक्ट में मैंडेटरी है। ठीक, फिर उन्होंने बोला शॉप मतलब क्या, एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या। काम की बात क्या है कि फैक्ट्री कवर नहीं होती है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर कवर होती है। फैक्ट्री फैक्ट्री बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मन हुआ तो हो सकता है इस फैक्ट्री के ऊपर आपको कोई केस स्टडी बना के दे दे कि कोई फैक्ट्री है और आपसे पूछ लेंगे कि बताओ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। ठीक, टफ क्वेश्चन है, उम्मीद कम है मुझे आने की, बट मैंने बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर एक हमने इसके अंदर पढ़ा था ये खास बात, एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर लाइसेंस। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर लाइसेंस अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। नाम इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, कंटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस जैसा नहीं है। फिर भी हमें याद रखना है, पहला क्या? नेम ऑफ एम्प्लॉयर। सेकंड, एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। थर्ड, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फोर्थ, कैटेगरी। कैटेगरी मतलब होटल है, ऑफिस है, शॉप है, क्या है। ठीक, नेचर ऑफ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब मेल फीमेल जो भी होगा आप इसके अंदर बताएंगे, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं ये भी बताएंगे। ठीक, और लास्ट में आएगा अदर रेलेवेंट डिटेल, और भी कोई जरूरी बात अगर वो पूछें तो फिर वो आपको इसके अंदर डालनी है। ठीक, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? 4, पेन, 10, जीएसटी और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ठीक, फिर आई नेक्स्ट बात, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर हमने क्या बोला था कि एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो लेबर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि जितनी भी सैलरी होती है उसके अंदर से कुछ पार्ट डिडक्ट कर लेती है एम्प्लॉय की, और कुछ पार्ट एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूट करवाती है, और फिर ये पैसा जमा कर देते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास। क्यों? ताकि मान लो इन फ्यूचर अगर उस एम्प्लॉय को कोई मेडिकल नीड की जरूरत पड़ती है तो इन पैसों से उसकी वो मेडिकल नीड्स जो है वो फुलफिल हो पाए। ईएसआई कब अप्लीकेबल होता है? जब आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय हो? 10 और मोर, 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी में है तो ऐसे केस में आपकी कंपनी के ऊपर ईएसआई जो है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। कौन कौन से एम्प्लॉय कवर होते हैं ईएसआई के अंदर? ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी अप टू ₹21,000,
मतलब जिनकी सैलरी 21,000 रुपए तक है वो एम्प्लॉयज जो हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। 21,000 की लिमिट 25 हो जाएगी अगर एम्प्लॉय कैसा होगा, डिसेबल्ड होगा तो। ठीक, जो भी सैलरी होगी उसका 0.75% कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉय, और बचा हुआ 3.25 कौन करेगा, एम्प्लॉयर। टोटल कितना होता है, 4% का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होता है। ठीक है, समझ में आया, यहां कोई कंफ्यूजन? हम्म, क्या? नहीं, मिलता नहीं है। अगर आपको जरूरत पड़ती है, मान लो मेडिकली मेडिकली इल हो जाते हैं आप, बीमार हो जाते हैं, आपको कोई लग जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो ऐसे केस में जब आप अस्पताल में जाएंगे, बीमा अस्पताल में, तो वहां आपका खर्चा नहीं होगा, 0 रुपीज में आपका इलाज हो जाएगा। बीमा अस्पताल 4% में से सब हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखना इसके अंदर एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉय की फैमिली भी कवर हो जाती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 5 रजिस्ट्रेशन की बात करी, पेन 10 जीएसटी, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, और अभी पढ़ा ईएसआई। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ईपीएफ। जैसी ईएसआईसी की स्कीम थी वैसे ही ईपीएफ की स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्रोटेक्ट करती है एम्प्लॉयज का, कि एक समय बाद जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो उसे पैसे की जो जरूरत रहेगी वो जरूरत उसकी उस समय पे फुलफिल हो पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सैलरी में से 12% रोक लेती है। सैलरी में से 12% कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय, और 12% कौन करता है, एम्प्लॉयर। टोटल कितना जमा होता है, 24%। यहां सैलरी वाली कोई लिमिट नहीं है कि सैलरी 21,000 होगी या 25,000 होगी, सभी एम्प्लॉय इसके अंदर कवर हो जाते हैं। कब किसी कंपनी के ऊपर ईपीएफ अप्लीकेबल होता है, जब आपके एम्प्लॉय कितने हो, 20 और मोर, 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी में है। सैलरी की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, सारे एम्प्लॉयज जो है वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक, ईपीएफ क्लियर। ईपीएफ में जब आपकी सैलरी ज्यादा होती है तो आपको कंपनी जरूर ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो हम आपको ईपीएफ से छोड़ देते हैं। कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है, मतलब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन रहता है कि आपको अपना ईपीएफ डिडक्ट करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आप डिडक्ट नहीं करवाएंगे तो आपके पैसे तो आपको मिल जाएंगे, पर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता वो अब आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जब आप ही कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक, ईएसआईसी के अंदर मैंडेटरी है, 21,000 तक की सैलरी है तो वहां कोई दूसरा बात नहीं है। ठीक, इसमें मैंडेटरी नहीं है, यहाँ जो कंपनी है वो एम्प्लॉय को चॉइस देती है। डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, ईपीएफ का पूरा एक्ट है। हमने कितनी बात करी, 4 बातें, ताकि हमें ईपीएफ के बारे में पता चल जाए और हमारे दिमाग में रहे कि हाँ ईपीएफ नाम की कोई चीज होती है। बाकी तो ईपीएफ का एक पूरा एक्ट है, जब वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी बातें पता चल जाएगी हमें क्या है क्या नहीं है। ठीक, फिर आया नेक्स्ट आईईसी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये कब लेना पड़ता है, जब एंटिटी इंगेज हो किसमें, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब कोई एंटिटी है जो इंपोर्ट कर रही है। इंपोर्ट का मतलब क्या, किसी दूसरे देश से इंडिया में कुछ सामान मंगवाना, गुड्स या सर्विस, या फिर एक्सपोर्ट कर रही हो। एक्सपोर्ट मतलब क्या, इंडिया से किसी दूसरे देश में कुछ सामान भेजना, कोई गुड्स या कोई सर्विस, तो इसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। अगर एंटिटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है तो ऐसे केस में आपके पास क्या होना जरूरी है, आईईसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। कौन इश्यू करता है, डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी जो होता है वो ये रजिस्ट्रेशन जो है वो इशू करता है। ठीक, ध्यान रखना, अगर आपके पास आईईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं होगा तो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट नहीं करेगा सामने वाली पार्टी को, जिससे आपने इंपोर्ट किया है उसको, ना ही जिसको आपने एक्सपोर्ट किया है उससे पेमेंट रिसीव करेगा। आपने इंपोर्ट किया है कुछ गुड्स तो आपको सामने वाले को पैसे देने हैं ना, बैंक वो पैसे नहीं देगी जब तक आपके पास आईईसी नहीं होगा तब तक। ना ही जो आपको पैसे बाहर से लेने हैं वो पैसे बैंक आपके लिए लेगी जब तक आपके पास आईईसी नहीं होगा तो। ठीक, इसमें एक कैटेगरी है, देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो चीज हो गई।
इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इसके अंदर एक कैटेगरी है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, मतलब आप इंडिया से बाहर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास आईईसी नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड आप एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। तो क्या होती है, पढ़ना है क्या, नहीं, कहां पढ़ेंगे, पेपर नंबर 5 ECIPL 6, पेपर नंबर 6 ECIPL जब सेकेंड ग्रुप में पढ़ेंगे तो वहां फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, यहां क्या ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपके पास आईईसी नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, बस फिर तो फालतू बात लिख दी इन्होंने कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, एलएलपी जो भी चाहे वो आईईसी का रजिस्ट्रेशन ले सकती है, जिसको लेना हो सभी के लिए आईईसी रजिस्ट्रेशन लेना ओपन है, कोई भी ले सकता है। ठीक, इसके बाद एक ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर आईईसी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया नहीं है, बट एक बार एग्जाम में इसको भी उन्होंने पूछा हुआ है। कुछ नहीं करना है, डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे पेन डिटेल्स वेरीफाई करनी है, फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से, प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट, प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट मतलब आप बिजनेस करते हैं इसका कोई प्रूफ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, एड्रेस प्रूफ, और साथ में बैंक अकाउंट डिटेल। फिर उसको एप्लीकेशन को आप डीएससी लगाएंगे या आधार से वेरीफाई करेंगे, बैंक डिटेल्स डालेंगे, सबमिट करेंगे और फिर आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले डीजीएफटी की वेबसाइट पे गए, पेन डिटेल्स डाली, प्रूफ ऑफ स्टैब्लिशमेंट लगाया, एड्रेस प्रूफ लगाया, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाली, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे अगर कंपनी होगी तो या एलएलपी होगी तो, आधार लगाएंगे अगर इंडिविजुअल होगा तो या पार्टनरशिप होगी तो। ये तो आप जेआईजीएल के अंदर जब आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इसके बारे में बात होती है कि कब डीएससी लगानी पड़ती है और कब आधार वेरिफिकेशन से काम चल जाता है। ठीक, एक्टिव बैंक डिटेल्स डालना, बंद बैंक डिटेल्स मत डाल देना, सबमिट करो, फीस पे करो और फिर आपके पास जो डीजीएफटी है वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक, कितने लाइसेंस हो गए, 7, पहला पैन, 10 जीएसटी, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, ईएसआई, ईपीएफ, आईसी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं 8, 8 कौन सा है, ड्रग लाइसेंस। ड्रग का मतलब यहाँ पे क्या है, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, फार्मेसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिया में फार्मेसी बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपके पास ड्रग लाइसेंस होना मैंडेटरी है। ठीक, ड्रग लाइसेंस कितने तरह के होते हैं, 2, कौन कौन से, पहला रिटेल ड्रग लाइसेंस और दूसरा होलसेल ड्रग लाइसेंस। रिटेल ड्रग लाइसेंस, होलसेल ड्रग लाइसेंस का मतलब क्या है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कर रहे हैं, मतलब आपने बल्क क्वांटिटी में ड्रग्स परचेज किए कंपनी से और आगे जो फार्मेसी वाले लोग हैं उनको सप्लाई कर दिए। ठीक, तो क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो हम इसको क्या बोलेंगे, होलसेल। सेकंड क्या है, रिटेल, मतलब आप डायरेक्ट जो है आप पेशेंट को ही अपना जो ड्रग है वो बेच रहे हैं, जैसे कि मेडिकल की दुकान होती है, केमिस्ट शॉप होती है। ठीक, अगर आपको केमिस्ट शॉप खोलनी है मतलब रिटेल ड्रग लाइसेंस लेना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बी फार्मा, जिसको क्या बोलते हैं, डिग्री इन फार्मेसी, या तो डिग्री इन फार्मेसी हो या फिर कोई डिप्लोमा हो फार्मेसी में तो। और अगर आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना है तो क्या बोला, 10th पास, SSLC, सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको क्या बोलते हैं 10th पास आउट होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक, हाँ 4 साल का एक्सपीरियंस, या तो आप 1 साल का ग्रेजुएट हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस, 10th पास हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस, बिल्कुल बराबर है। होलसेल ड्रग लाइसेंस में क्या बात करी कि अगर 10th पास आउट हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस, और अगर ग्रेजुएट हो तो फिर 1 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, नहीं ग्रेजुएट इन्होंने लिखा नहीं, बट ग्रेजुएट फार्मेसी में ही मांगेंगे वो। ठीक, डिग्री इन फार्मेसी जो हमने पढ़ी थी, बी फार्मा। फिर हमने बात करी थी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि प्री रिक्विजिट, अगर आपको कोई ड्रग लाइसेंस लेना है तो क्या क्या कंडीशंस जो है इनका पहले से ही कंप्लायंस होना चाहिए। पहली, एरिया, आपके पास कितना एरिया होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर का एरिया मिनिमम होना चाहिए। अगर अगर आप अगर आप रिटेल या होलसेल का खोलना चाहते हैं तो, रिटेल हो या होलसेल हो कुछ भी हो, कितना एरिया होना चाहिए, 10 स्क्वायर मीटर का। 15 स्क्वायर मीटर होना चाहिए अगर
अगर आप दोनों साथ में खोलना चाह रहे हैं तो 15 स्क्वायर मीटर अगर आप कंबाइन कर रहे हैं रिटेल और होलसेल को, ठीक। फिर आई बात स्टोरेज फैसिलिटी की, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, दो चीज होनी चाहिए, क्या क्या, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर जो है वो मैंडेटरी है, ताकि ऐसी जो दवाइयां जो टेम्परेचर सेंसिटिव है वो खराब ना हो। इसके बाद हमने बात करी टेक्निकल स्टाफ, तो टेक्निकल स्टाफ की क्वालिफिकेशन वही रहेगी जो होलसेल ड्रग लाइसेंस या रिटेल ड्रग लाइसेंस के अंदर हमने पढ़ी थी, ठीक। ड्रग लाइसेंस अगर आपको लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स एक जैसी बात कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए आपके पास। इसमें बोला उन्होंने कि जो आदमी खोल रहा है ड्रग लाइसेंस ले रहा है उसकी डिटेल्स ऑफ फार्मासिस्ट। फिर आया ब्लूप्रिंट ऑफ प्रीमाइस, ये क्या बोलता है कि हमने जो एरिया की रिक्वायरमेंट दी है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हमने क्या बोला कि आपको एक ब्लूप्रिंट देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ, ये हर रजिस्ट्रेशन के अंदर हम देख रहे हैं कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। कवरिंग लेटर, मतलब आप बिजनेस क्यों चालू करना चाहते हैं ये वाला, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। एक बात ये बता दो कि जो आदमी ड्रग लाइसेंस का बिजनेस ले रहा है उसे कन्विक्टेड तो नहीं है, किसी अपराध में अपराधी तो नहीं पाया गया है उसको, अगर है तो ऐसे केस में आपको ड्रग लाइसेंस जो है वो नहीं मिलेगा। और लास्ट में जो फीस उन्होंने बोली है गवर्नमेंट की, वो फीस आपने पे कर दी है क्या, उसका एक प्रूफ, ठीक। ये बात करी हमने। इसके अंदर ये वाले एरिया को आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ड्रग लाइसेंस में इसके आने के चांस जो है वो प्री रिक्विजिट के थोड़े से ज्यादा है। 8 रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिए। अब आया नाइन्थ, नाइन्थ कौन सा है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इस एक्ट के अंदर ये अथॉरिटी को बनाया गया है। अगर आप इंडिया में फूड से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो उस फूड सेफ्टी को गवर्न करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाली जो अथॉरिटी है ये बनाई है। अगर आप फूड बिजनेस करना चाहते हैं तो इस अथॉरिटी से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, ठीक। लाइसेंस दो तरह के होते हैं, पहला एक तो हो गया रजिस्ट्रेशन और दूसरा लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन कब लेना पड़ता है, जब टर्नओवर कितना हो, अप टू ₹12 लाख। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का है, अगर आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का है तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, और अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा है तो आप क्या लेंगे, लाइसेंस लेंगे, ठीक। लाइसेंस दो तरह के होते हैं, स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है जब टर्नओवर कितना हो, 12 लाख से 20 करोड़, और सेंट्रल लेना पड़ेगा अगर कितना हो, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा। गलत बोल गया क्या, वापस बोलता हूं, 12 लाख का टर्नओवर अगर है तो FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना है, FSSAI लाइसेंस लेना है अगर टर्नओवर कितना हो, 12 लाख से ज्यादा। तो अब कितना ज्यादा, 12 लाख से 20 करोड़ हो तो स्टेट लाइसेंस लेना, और 20 करोड़ से ज्यादा हो तो ऐसे में क्या बोला, सेंट्रल लाइसेंस लेना है, ठीक। बात करी टर्नओवर 12 लाख तक का होगा तो रजिस्ट्रेशन 12 लाख से 20 करोड़ तो स्टेट लाइसेंस, 20 करोड़ से ज्यादा हुआ तो सेंट्रल लाइसेंस। फॉर्म नंबर ए फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म नंबर बी फाइल होता है लाइसेंस के लिए। वैलिडिटी इसके अंदर ये इश्यू कौन करता है, रजिस्ट्रेशन कौन इश्यू करता है, लोकल अथॉरिटी। जैसे इंदौर में अप्लाई करोगे तो कौन देगा, इंदौर नगर निगम। तो वहां पे अथॉरिटी जो है फिर वही डिसाइड करती है कि लाइसेंस कितने समय तक वैलिड है। जैसे हम बोलते हैं ना फूड लाइसेंस, हम हमारे घर के आसपास देखते हैं नगर निगम लाइसेंस से इसको काफी जाना जाता है। आप देखिएगा घरों के आसपास जो किराने की दुकान है वहां पे नगर निगम लाइसेंस आपको दिखेगा, दुकान पे वो लोग लगा के रखते हैं। तो नगर निगम लाइसेंस किस चीज का होता है, फूड लाइसेंस। क्यों, क्योंकि उनका टर्नओवर कितना होता है, 12 लाख रुपए तक का, घर के आसपास की किराना दुकान होती है, तो उनको कौन इश्यू करके देता है, इंदौर नगर निगम। तो वो कितने समय तक के लिए होता है, जितना समय इंदौर नगर निगम बोले उतने समय तक। पर अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं जो स्टेट अथॉरिटी या सेंट्रल अथॉरिटी दे रही है तो वो जनरली 1 से लेके 5 साल के बीच में होता है, जो रिन्यूएबल होता है। अगर 5 साल खत्म हो गए तो आप उसको वापस से रिन्यू जो है वो करवा सकते हैं, ठीक। बस यही बात वापस लिख दी उन्होंने, FSI सेंट्रल और स्टेट लाइसेंस की जो बात करी है हमने कर ली। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, FSSI का दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने भी इंपॉर्टेंट मार्क किया है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, एक बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, टेस्ट में भी मैंने पूछा था, बराबर है। 9 तरह की बात हमने कर ली, 9 लाइसेंसेस की। अब बात करेंगे 10th नंबर की। 10th नंबर कौन सा है, टेलीकॉम लाइसेंस फॉर OSP। OSP का फुल फॉर्म क्या है,
अदर सर्विस प्रोवाइडर। न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी 1999 में, 1999 के अंदर एक न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी जिसके अंदर ओएसपी को डिफाइन किया था। उसमें बोला ओएसपी मतलब अदर सर्विस प्रोवाइडर, मतलब वो लोग जो इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं या फिर कमर्शियल कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहे हैं, ऐसे लोग जो इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं या फिर कमर्शियल कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहे हैं। कमर्शियल कम्युनिकेशन मतलब कोई बीपीओ चला रहे हैं, कोई कॉल सेंटर चला रहे हैं, अगर आप ऐसी सर्विस दे रहे हैं तो आपको क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, ओएसपी, अदर सर्विस प्रोवाइडर। जो भी ओएसपी होता है उसे टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ता है। जो भी अदर सर्विस प्रोवाइडर होता है उसे टेलीकॉम लाइसेंस लेना पड़ता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से। ठीक, ओएसपी दो तरह के होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक ओएसपी मतलब ऐसे अदर सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया के क्लाइंट्स को ही सर्विस देते हैं। ठीक, और इंटरनेशनल ओएसपी मतलब ऐसे ओएसपी जो सर्विसेज देते हैं ऐसे क्लाइंट्स को जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। ठीक, आपको ओएसपी का जो क्वेश्चन है वो बहुत जनरल क्वेश्चन आएगा कि ओएसपी मतलब क्या, तो जितनी बात यहां लिखी हुई है ये समझाना है, अपना हाथ मत रोकना ओएसपी लाइसेंस को एक्सप्लेन करते वक्त कि डोमेस्टिक मतलब क्या और इंटरनेशनल मतलब क्या। 3 नंबर का अगर आंसर आए तो कम से कम आपको एक पेज उसके अंदर लिखना है। ठीक, जब तक एक पेज ना भरा जाए तब तक आंसर बंद नहीं करना है। फिर बात आई कि कौन कौन ओएसपी लाइसेंस ले सकता है, कोई भी ले सकता है, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, कोई भी, जिसकी मर्जी हो, जो भी इंटरनेट सर्विस या कमर्शियल कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहा है वो सभी लोग ओएसपी का लाइसेंस ले सकता है, कोई फालतू बात थी। ठीक, फिर उन्होंने बोला डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पोर्टल पे जाइए, फॉर्म नंबर 1 फाइल करो और फिर से वही डॉक्यूमेंट जो अभी पढ़े थे हमने, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, आर्टिकल, एलएलपी एग्रीमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फालतू एक भी नया डॉक्यूमेंट नहीं, वही सारे डॉक्यूमेंट जो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म नंबर 1 के अंदर अटैच करने हैं। ओएसपी लाइसेंस जो होता है वो लोकेशन स्पेसिफिक होता है। मान लो एक ऑफिस इंदौर में है, दूसरा उज्जैन में है, दोनों जगह का रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक, लाइसेंस कितने समय तक वैलिड होता है, 20 साल तक वैलिड होता है। 20 साल के बाद आप चाहें तो 10 साल का फर्दर एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 11th नंबर का लाइसेंस जो कि है इंडस्ट्री लाइसेंसिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या, आप इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर करना चाहते हैं तो ऐसे केस में इंडस्ट्री लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। इंडस्ट्री अंडरटेकिंग करने का मतलब क्या, आप इंडिया में कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो पहले आपको इंडस्ट्री लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। 1991 तक तो यही चलता था कि जो भी इंडस्ट्री खोलनी हो आपको सभी के केस में लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। पर 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंदर क्या बोला कि सिर्फ 8 ऐसी इंडस्ट्री या 6 ऐसी इंडस्ट्री को हम छोड़ देते हैं, उसके अलावा इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री खोलनी हो उनमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें किस पे फोकस करना है, उन 6 इंडस्ट्री के ऊपर, 6 या 8 इंडस्ट्री के ऊपर जिनमें लाइसेंस लेना आज भी मैंडेटरी है। तो वो कौन कौन सी है, सबसे पहले उन्होंने बोला एल्कोहलिक ड्रिंक्स, शराब से रिलेटेड अगर कोई आप फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, सिगरेट या टोबैको प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस या डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब आप कोई रॉकेट, मिसाइल विसाइल ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं तो, या डिफेंस इक्विपमेंट, बम बारूद बनाना चाहते हैं, आर्मी के यो भले ही वो, तो ऐसे केस में आपको पहले परमिशन लेना जरूरी है। एक्सप्लोजिव्स, कोई बम फटाके की फैक्ट्री जो होती है हम देखते हैं उनको आज भी लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। मतलब हमारी इच्छा हुई कि इस दीपावली पे फटाके की फैक्ट्री खोल लेते हैं तो खोल सकते हैं क्या, नहीं खोल सकते हैं, पर पहले इंडस्ट्री लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। पर इस दीपावली पे मान लो तुम्हारी ये इच्छा हुई कि फर्नीचर की दुकान खोलनी है तो क्या इंडस्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं, फर्नीचर इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप फर्नीचर की दुकान कभी भी खोल सकते हैं। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इंडस्ट्री का लाइसेंस आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक, फिर आया 5th नंबर हैजार्डस केमिकल, मतलब ऐसे केमिकल्स हैं जो जानलेवा है,
तो उसके प्रोडक्शन के लिए भी आपको पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा फैक्ट्री खोलने से पहले। और 6 नंबर पे क्या बोला कि आप ऐसे आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप ऐसे आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने स्मॉल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर रखे हैं। मतलब छोटे बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए बोला गवर्नमेंट ने कि ये काम उनको करना है, पर कोई बड़ी इंडस्ट्री वो काम करना चाहती है तो पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा फैक्ट्री खोलने के लिए। जैसे कि हो गई अगरबत्ती, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगरबत्ती बनाने में बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है, कम पैसे का काम है, तो ऐसा काम किसको करना चाहिए? जो गरीब हो, जिसके पास पैसे की कमी हो, कम कैपिटल में बिजनेस हो जाता है। अब ऐसा काम मान लो कोई बड़े लोग करना चाहते हैं जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ की कैपिटल है, तो क्या बोला, नहीं, पहले आओ हमसे पूछो, हमसे इंडस्ट्री डालने की परमिशन लो, उसके बाद ही इंडस्ट्री डालना। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? कंप्लीट, उसके अंदर हमें उतनी ही बात करनी थी। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किस सेक्टर को गवर्न करता है? इंश्योरेंस। अगर आप इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको इरडा से परमिशन लेनी पड़ेगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेना मैंडेटरी है। अब हम उस फेज में आ गए हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया है। ठीक, जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन थे वो हमने सारे इंडस्ट्री लाइसेंस के साथ खत्म कर लिए। ये अभी तक नहीं आए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं आ सकते, पर चांसेस कैसे हैं इनके? थोड़े से कम। ठीक, कितने तरह के लाइसेंस होते हैं? 4। पहला लाइफ इंश्योरेंस, जीना मरना। जनरल मतलब जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया। हेल्थ मतलब, हेल्थ मतलब पर्सन की हेल्थ। ठीक, और फोर्थ री इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को ही इंश्योर करवा रही है, तो वो क्या होता है? री इंश्योरेंस होता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट डाल दी है कि अगर आपको इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो ऐसे केस में आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। इन तीनों के केस में तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपके पास कम से कम 100 करोड़ होने चाहिए। कम से कम 100 करोड़ रुपए आपके पास हो, 100 करोड़ की कैपिटल, तो ही ये बिजनेस करना। और अगर री इंश्योरेंस का बिजनेस करना चाहते हो तो कम से कम 200 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही जो है वो ही इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। मतलब एलएलपी नहीं कर सकती, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकती, एचयूएफ नहीं कर सकती, प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर सकती। सिर्फ एक पब्लिक कंपनी जो है वो ही इंश्योरेंस का बिजनेस इंडिया में कर सकती है। वो भी कब? जब आपके पास इतनी कैपिटल हो। ठीक, आप इंश्योरेंस का बिजनेस करने के लिए इन एलिजिबल है, इसका मतलब आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ही नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। कब? अगर आपने कोई एप्लीकेशन करी थी इरडा के पास और उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, आपकी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी थी, या फिर वो फाड़ के फेंके उसके पहले ही आपने विड्रॉ कर ली थी, तो अब कम से कम 2 साल तक अप्लाई मत करो, थोड़ी सी शर्म दिखाओ, 2 साल बाद अप्लाई करना नेक्स्ट के लिए। ठीक, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी इंश्योरेंस का बिजनेस चल रहा था जो आपने पिछले 2 सालों में बंद किया। अरे जब ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था, बंद किया, तो अब कम से कम 2 साल ठंडे बिस्तर में बैठो, उसके बाद जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आना वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए। 2 साल तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक, या फिर आपका प्रायर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो था वो इरडा ने खुद से कैंसिल कर दिया था। क्यों? हो सकता है आपने एक्ट का कंप्लाइंस नहीं किया हो, आपने फ्रॉड किया हो, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आपको वापस से इंश्योरेंस करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट अलाउ करेगी नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं। यहां कोई 2 साल वाला प्रोविजन भी नहीं है। ठीक, या फिर जो आपने नाम लिया ना उस नाम के अंदर इंश्योरेंस या अश्योरेंस वर्ड नहीं है, आपके नाम के अंदर इंश्योरेंस या अश्योरेंस नाम का वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब आपके नाम से ये पता नहीं चल रहा है कि आप इंश्योरेंस का काम करते हो, तो ऐसे केस में आपको गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी। इसको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अगर इंश्योरेंस से पूछना हुआ तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ठीक, कोई समस्या यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट है पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अश्योरेंस मतलब, पढ़ लो एक बार, खुद से पढ़ लो, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल बताता हूं इसका। ठीक है तुमको? चलो,
अश्योरेंस लाइफ का होता है, और हाँ वो दोनों लिंक ही है, वो लिंक ही है वो अश्योरेंस जिसकी तुम बात कर रहे हो। ठीक, कर लेंगे बात अपन इसकी कब, अभी क्लास खत्म होने के बाद या फिर कल। अभी आगे बढ़ते हैं किसमें, पोल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस, 13th नंबर का रजिस्ट्रेशन। अगर आप कोई इंडस्ट्री प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाके उनसे लाइसेंस ले लो। अगर आप कोई फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाह रहे हैं, तो ऐसे केस में पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाके पोल्यूशन लाइसेंस ले लेना। लाइसेंस या परमिशन दो तरह की होती है, पहली सीटीई और दूसरा सीटीओ। सीटीई का मतलब क्या, कंसेंट टू स्टैब्लिश, और सीटीओ का मतलब क्या, कंसेंट टू ऑपरेट। जब आपको बिजनेस मतलब आप बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो कौन सा लाइसेंस लेना है, सीटीई। और वो जो स्टार्ट किया हुआ बिजनेस को जब फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लेना है, सीटीओ, कंसेंट टू ऑपरेट। ये 5 साल तक जो है वो वैलिड होता है। ठीक, फिर उन्होंने बोला कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने इंडस्ट्री को 3 तरह में, 4 क्लासिफिकेशन में बांट दिया, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट। पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर नाम की एक चीज होती है, जैसे AQI होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, वैसे ही क्या होता है, एक पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर। ठीक, अगर आपका इंडस्ट्री का पोल्यूशन स्कोर कितना है, 60 या 60 से ज्यादा, मतलब आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा पोल्यूशन करती है, तो क्या बोलेंगे हम कि आप कहाँ हो, रेड में। अगर आप 41 से 49 के बीच, 41 से 59 के बीच में हो तो ऑरेंज, 21 से 40 के बीच में हो तो ग्रीन, 20 से कम तो व्हाइट। सेंट्रल पोल्यूशन कैटेगरी बोर्ड ने इनको इसमें बांटा, और क्या बोला कि जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन, सुन लो इधर, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो तीनों इंडस्ट्री है, इनको सीटीई और सीटीओ दोनों लेने की जरूरत है, पर व्हाइट कैटेगरी को सीटीई या सीटीओ क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। व्हाइट मतलब वो जब आपका पोल्यूशन इंडेक्स कितना हो, 20 या उससे कम। बिल्कुल फालतू फालतू बातें हैं, कोई काम की नहीं। नहीं, काटना नहीं है, इतने में तो खत्म ही हो गया। एक और ये पढ़ लो, चलो लगे हाथ इसको भी देख लेते हैं। आप व्हाइट कैटेगरी में कब आएंगे, जब आप स्पेसिफिक एरिया में डेजिग्नेटेड हो, जैसे कि एसईजेड या इंडस्ट्री पार्क के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये जगह मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, आपका आपका ऑफिस वहीं पे डालना है, ठीक, तो ही आप व्हाइट की कैटेगरी में आओगे, पहली बात। दूसरा, आपका प्लांट एंड मशीनरी में इक्विपमेंट जो है वो, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब आप कैसी इंडस्ट्री होनी चाहिए, छोटी, जिसका इन्वेस्टमेंट कितना हो, 1 करोड़ या उससे भी कम। ठीक, आप कोई भी ट्रेड का वेस्ट, ट्रेड वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं तो वहां से जो वेस्ट जनरेट होता है, उसको आप नदी नालों में नहीं बहाओगे, जैसा नगर निगम बोलेगा वैसे ही डिस्चार्ज करना है। ऐसा नहीं कि पास में जो नाला था वहां जाके वो जो वेस्ट है उसको बहा दिया, ऐसा कुछ करोगे तो आपकी इंडस्ट्री को व्हाइट कैटेगरी में नहीं रखेंगे हम। और व्हाइट कैटेगरी में नहीं रखने से क्या होगा, फिर आपको सीटीई और सीटीओ दोनों परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, आपकी जो इंडस्ट्री है उससे कोई एयर या नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और कोई भी हैजार्डस वेस्ट जो है उसमें से बाहर नहीं आना चाहिए। फिर बात करी बैंकिंग लाइसेंस के बारे में। अगर इंडिया में बैंक बनाना चाहते हो, बैंक खोलना चाहते हो, तो ऐसे केस में आपको बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। कौन देगा, आरबीआई। कौन से एक्ट के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होनी चाहिए, या फिर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश होनी चाहिए, तो ऐसे केस में आप बैंकिंग लाइसेंस ले सकते हो। वापस से बात कर ली उन्होंने पैसों की, कितने पैसे होने चाहिए, 500 करोड़ या 200 करोड़। यूनिवर्सल बैंक मतलब वो बैंक होती है जो सारे काम कर सकती है। स्मॉल बैंक के केस में उन्होंने एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एक स्मॉल बैंक जो होती है, जैसे हम पढ़ते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम की बैंक है, उसको क्या बोल रखा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होने की वजह से वो ज्यादा बड़ी पार्टी से डील नहीं कर सकती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में आरबीआई कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देती है कि आपको मदद किनकी करनी है, छोटे बिजनेस पर्सन जो है उनकी करनी है। तो आपको क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, स्मॉल बैंक। स्मॉल बैंक है तो कितने पैसे चाहिए, 200 करोड़। पर अगर यूनिवर्सल बैंक बनानी है, यूनिवर्सल मतलब सभी लोगों का आप लोन बांटना चाहते हैं, सभी के अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो फिर कितने,
500 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए। फिर आया एनबीएफसी, रोज आ रहा है एनबीएफसी हमारे सामने, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं एज अ कंपनी फॉर्म और बैंक नहीं बना रहे हैं, तो हम आपको क्या बोलेंगे कि आप क्या हो, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल सर्विस मतलब लोगों को पैसे उधार पे देना, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोगों के गाड़ी घड़ी इन सब के उधार पे असेट फाइनेंस करवाना, इंश्योरेंस की सर्विस देना, या और भी कोई रिलेटेड सर्विस जैसे कि इन्वेस्टमेंट। हमने देखा था कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म भी है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल सर्विस है। बैंक और एनबीएफसी का डिफरेंस क्या है, काम की बात नहीं। एनबीएफसी का लाइसेंस आपको तब मिलेगा जब आप 50-50 टेस्ट को पार करेंगे, तब 50-50 टेस्ट का मतलब क्या होता है, टोटल एसेट का 50% क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट। वो टोटल इनकम का 50% इनकम कहां से आना चाहिए, फाइनेंशियल एसेट से आनी चाहिए। ठीक, चलो। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर हमने क्या देखा कि 50-50 टेस्ट जो है इसके अंदर होता है। 50% ऑफ असेट शुड बी फाइनेंशियल असेट एंड 50% ऑफ इनकम शुड कम फ्रॉम फाइनेंशियल असेट। ठीक, तो पहला तो 50-50 असेट पास करना है। दूसरा क्या बोला, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कम से कम 200 लाख, मतलब कितना, 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का नेट ओन्ड फंड जो है वो एक एनबीएफसी के पास होना चाहिए, तभी हम उस कंपनी को क्या बोलेंगे कि ये एनबीएफसी है। जब ये दोनों कंडीशन का कंप्लायंस होगा तभी 45 IA के अंदर आपको आरबीआई जो है वो सर्टिफिकेट देगा एज एन एनबीएफसी। ठीक, नेट ओन फंड ध्यान रखना, यहां भी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पढ़ते हैं। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आया है कि नेट ओन फंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस क्या करेंगे, माइनस लॉस माइनस करेंगे, इंटेंजिबल असेट को माइनस करेंगे। एनबीएफसी ने किसी दूसरी एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर रखा है और 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा किया है तो उसको भी माइनस कर देंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 8 में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको भी इंपॉर्टेंट देखिएगा, 50-50 टेस्ट पास करना है। और एक और क्वेश्चन आया कि किन किन लोगों को एनबीएफसी का लाइसेंस नहीं लेना है। वापस से टॉपिक के ऊपर वापस आता हूं, पढ़ क्या रहे हैं, एनबीएफसी मतलब ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है पर बैंक नहीं है, तो क्या हुआ, आप एनबीएफसी हो। जब एनबीएफसी हो तो क्या करना है, एनबीएफसी के लिए जैसा रजिस्ट्रेशन कराना है। पर क्या बोला कि कुछ 5 कंपनी के केस में आप फाइनेंशियल सर्विसेज तो दे रहे हो, फिर भी आपको एनबीएफसी में लाइसेंस नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आपके लिए दूसरे सेपरेट एक्ट हैं। ठीक, पहला कौन सा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। क्यों, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बोर्ड नाम का एक ऑलरेडी अथॉरिटी बनी हुई है जहां से आप गवर्न हो रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी अभी पढ़ा किससे गवर्न होती है, इरडा। स्टॉक ब्रोकर किससे गवर्न होते हैं, सेबी। निधि कंपनी, कंपनीज एक्ट। चिटफंड कंपनी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर एनबीएफसी का लाइसेंस लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वापस से सेम रिपीटेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम, 3 साल की बैलेंस शीट, नेट ओन फंड मिनिमम 200 लाख है या नहीं उसका एक सर्टिफिकेट ऑडिटर से लेके आओ, बोर्ड रेजोल्यूशन, आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसका कंफर्मेशन, डायरेक्टर की प्रोफाइल और 3 साल के बिजनेस प्लान। कोई काम की बात नहीं, चलेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। कितने रजिस्ट्रेशन हमने बात करी, 16 तरह के रजिस्ट्रेशन की हम लोगों ने इसमें बात करी। अब एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं कि पिछले 3 एग्जाम में इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे लेटेस्ट जो एग्जाम हुई दिसंबर 2024 के अंदर, 2 महीने पहले, उसमें देखो एक क्वेश्चन आया ये वाला, प्रोसेस टू अप्लाई फॉर आईईसी। मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी कि आईईसी अप्लाई करने की क्या प्रोसेस होती है, वो इसके अंदर दी हुई है। ठीक, वो प्रोसेस आपको लिखनी है कि डीजीएफटी के पोर्टल पे जाना है, पैन की डिटेल्स वेरीफाई करनी है, 3 डॉक्यूमेंट्स लगाना है, डिजिटल सिग्नेचर लगानी है, आधार से ऑथेंटिकेट करना है, सबमिट करना है, फीस पे करना है, और आखिरी में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। याद आ रहा है, टॉपिक याद आ रहा है क्या, ये रहा आईईसी पढ़ा था। और ये आईईसी के अंदर जो प्रोसीजर थी
कि आईसी प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर आईसी, ये क्वेश्चन अभी 3 नंबर के लिए हमने देखा। ठीक, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 13 से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2, 7, 8, 5, 10, 13, ये रहा 13। पढ़ते हैं इसको 2 मिनट। क्विक टेक सॉल्यूशन नाम की एक स्मॉल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। कहाँ की है? पुणे की। क्या करती है? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाती है बिजनेस करने वाले लोगों के लिए। ठीक है। इनिशियली कंपनी ऑपरेट कर रही थी कंपोजिशन स्कीम के अंदर। शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम के अंदर वो लोग थे। क्यों? क्योंकि उनकी रेवेन्यू कैसी थी? कम। हावेवर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर क्विकटेक का टर्नओवर कितना हो गया है? 30 लाख रुपीस। और उसने ऑफर करा है सर्विसेज टू क्लाइंट इन अदर स्टेट्स। What are implication of section 24 of CGST Act 2017 for quick tech solution in terms of compulsory GST registration? इतनी रामायण घुमाई, आखिरी में डायरेक्ट पूछ लिया सेक्शन नंबर 24। तो सेक्शन नंबर 24 के जो 7 केसेस पड़े थे वो लिखना है। वापस से बोल रहा हूं, सिर्फ 7 केसेस के नाम नहीं लिखना है, एक एक सेंटेंस में उन्हें एक्सप्लेन करके आना है। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया दिसंबर 24 में ही, अभी हम लोग दिसंबर 24 के अंदर ही है। ये जो पीडीएफ है, ये इसकी हार्ड कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। चैप्टर 12, चैप्टर 12, चैप्टर 11। ठीक, इसके अंदर इतना आया। फिर हम देख लेते हैं जून 24, जून 24 एसबीआईएल। ये देखिए, ये जो मैं बोल रहा था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। What documents required to be uploaded by A and B with GST registration application form on GST portal for GST registration? ये क्वेश्चन आप चाहें तो मॉड्यूल में भी वेरीफाई करिएगा। ऐसा टॉपिक हमको मॉड्यूल के अंदर भी नहीं दिया हुआ है, पर उन्होंने जून 2024 के एग्जाम में पूछा था। ठीक, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगेंगे, हम लोगों ने पढ़ लिया अभी हाल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया। इसको आप चैप्टर 12, चैप्टर 13 दोनों में से आता है, इसको ऐसा मान सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रॉबिनहुड नाम की एक सोसाइटी है जो अगेंस्ट हंगर, मतलब भूख, भूख से जो लोग मर रहे हैं उसके लिए एक इन्होंने रॉबिनहुड नाम की सोसाइटी बनाई है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर, रेफरिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी पजेस टैक्स एग्जम्पशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन नंबर 12। ऐसा लग रहा है कि चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। ट्रस्ट जब हमने पढ़ा था, सोसाइटी पढ़ी थी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में। ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन कहाँ का है? चैप्टर नंबर 7 का। और आगे पढ़ते हैं। सोसाइटी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 80G के अंदर भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। प्रमोटर हैव डिसाइडेड टू कन्वर्ट सोसाइटी इनटू सेक्शन 8 कंपनी। लो, चैप्टर नंबर 6 में चले गए, सोसाइटी से सेक्शन 8 कंपनी वाले। पढ़ते हैं आगे और क्या दिया है। सो दैट फूड आइटम्स कैन बी डिलीवर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट। फूड आइटम्स की बात कर रहा है, मतलब कौन से लाइसेंस की बात कर रहा है? FSSAI की। देखा, 4 चैप्टर अभी तक इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। एंड नीडी पीपल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश अंडर मिशन ऑफ कोई नहीं भूखा सोएगा। ठीक है। सोसाइटी इज ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट इट्स ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री लाइसेंसिंग की बात आ सकती है फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम। वापस फूड पे आ गए, मतलब FSSAI लाइसेंस। द ऑटोमेटिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी सेटअप इन कैपिटल ऑफ स्टेट एट प्राइमरी लेवल। फालतू बातें करी, बहुत सारी, कंफ्यूज किया। अब पढ़ते हैं इसके अंदर क्या पूछ रहे हैं। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, अपने आप को कंपनी सेक्रेटरी मानो और बताओ बेनिफिट अवेलेबल टू सेक्शन 8 कंपनी। एक सेक्शन 8 कंपनी को क्या क्या फायदे मिलते हैं। Also highlight that there is any additional requirement for license to ensure food safety and standardization of food for health। कितने चैप्टर से क्वेश्चन है ये? 2 चैप्टर से ये क्वेश्चन है। एक तो इन्होंने बोला कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की बात हमको बताओ, और दूसरा बोला सेक्शन 8 कंपनी के बेनिफिट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे बेकार क्वेश्चन है ये इस पेपर का। क्यों? क्योंकि 3 नंबर में बहुत सारा उन्होंने पूछा है। पर लिखना है क्या? लिखना है पहले तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की डिटेल लिखनी है, फिर सेक्शन 8 कंपनी के क्या फायदे हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़े थे बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए सेक्शन 8 कंपनी। वापस पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी इसको। ठीक, फिर देखो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, A and B नाम के 2 दोस्त हैं जिन्होंने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की।
अब वो एक ओएसपी अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। What license and documents are needed to obtain and operate as OSP? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एज एन ओएसपी रजिस्टर होने के लिए, और ओएसपी का मतलब ही क्या होता है ये बताना है। बेसिक ओएसपी मतलब अदर सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस, कमर्शियल कम्युनिकेशन। दो तरह के ओएसपी होते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। वही फालतू बातें, ठीक है। 1 7 9 10 11 8 5 4 13, वापस आया 13। एमएन लिमिटेड एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, बिजनेस करना चाहती है इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटी का। कंपनी सीक योर गाइडेंस ऑन रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग आईईसी। आईईसी लेना है बेचारों को, आपसे पूछने आए हैं, बताओ। कुछ नहीं, कुछ स्पेसिफिक आईईसी में है ही नहीं। आईईसी के बारे में जितनी बातें आपको याद आती है वो सब बातें लिखनी है, इन्होंने भी वही सब बातें लिखी हुई है, ठीक। कोई कंफ्यूजन के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? आईईसी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देनी है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक। ये जून 2024 भी हो गया, और कौन सा बचा? दिसंबर 2023, ये भी देख लेते हैं एक बार, चलो। दिसंबर 23 एसबीआईएल पेपर, चैप्टर नंबर 13। बोलो, दो क्वेश्चन आ गए पहले ही क्वेश्चन में। स्टेट द यूटिलिटी ऑफ पैन, 4 पॉइंट पढ़े थे हम लोगों ने, कौन कौन से? यूनिक आइडेंटिटी, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, डेटा रिट्राइवल और आइडेंटिटी प्रूफ। वही चारों पॉइंट, ये देखो आप भी बोलोगे कि क्या बात है। आइडेंटिटी, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, इजी रिट्राइवल और आइडेंटिटी प्रूफ। जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है वैसा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हमारा काम इससे चल जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन आया, व्हाट डस why does K advise R to go for composition scheme under CGST Act 2017? CG composition scheme आप क्यों ऑप्टेन करेंगे? जीएसटी के अंदर हमने कंपोजिशन स्कीम पढ़ी थी, तो वहां पे बताना एक्चुअली एक केस स्टडी है, इस केस स्टडी को पढ़ोगे तो बताएगा कि कंपोजिशन स्कीम आपको क्यों लेनी है क्यों नहीं लेनी है। जो हमने पढ़ा था वही कंपोजिशन स्कीम के बारे में बेसिक जानकारी लिखनी है कि स्मॉल टैक्स पेयर, ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन मेथड और वॉलेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग 1.5 करोड़, स्पेशल कैटेगरी स्टेट 75 लाख रुपीस, और रेट ऑफ टैक्सेस तीनों याद रखना है, 1%, 5% और 6%, ठीक। फिर चैप्टर 13 से एक और क्वेश्चन। रतन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है हैंडीक्राफ्ट आइटम का चांदनी चौक के अंदर। उसका एक दोस्त है, उसने बोला कि भाई लाइसेंस ले लो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर। वो आपके पास आया कि बताओ क्या करना है लाइसेंस लेने के लिए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो। ही अप्रोचेस यू टू सीक योर एडवाइस ऑन कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस अंडर शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। जो 5 बातें हमने करी थी, वही 5 बातें ये लोग करेंगे जिनकी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराई थी। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कैटेगरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय और अदर रेलेवेंट डिटेल, ठीक। और कोई क्वेश्चन? 13 13 13 13, अरे बस क्या यार, अभी तो और आएंगे। 13 ये आए, 13 भर भर के आए। ये देखो, टाइप ऑफ FSSAI लाइसेंस, कितने तरह के लाइसेंस होते हैं? दो, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। स्टेट 12 से 20 करोड़, 20 करोड़ से ज्यादा। फॉर्म ए, फॉर्म बी, लोकल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी। वैलिडिटी एज डिसाइडेड बाय अथॉरिटी, वैलिडिटी 1 से 5 साल। इतना तीनों पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ओएसपी, अदर सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या? दूसरी बार एग्जाम में आया है। क्लास में बोलता हूं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। ओएसपी अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, एग्जाम में आया था, अभी फिर से आया। फिर प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर इंडस्ट्री लाइसेंस, इंडस्ट्री लाइसेंस अप्लाई करने की क्या प्रोसीजर है वो। और फिर एक दिया है कंप्लायंस ऑफ एनवायरमेंट लॉ। इसको आप चैप्टर 13 या चैप्टर 12 कैसा भी मान सकते हैं, हमने इसको दोनों के अंदर पढ़ा हुआ है। वो एक्ट पढ़े हुए थे कि कौन कौन से एक्ट अप्लीकेबल होते हैं एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, वो भी आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। देखा चैप्टर नंबर 13 का कितना सारा वेटेज है। मान के चलिए कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चल मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।